गुड मॉर्निंग एवरीवन। 12th क्लास स्वतंत्र भारत में राजनीति की पुस्तक से हम 8वां अध्याय पढ़ रहे हैं, क्षेत्रीय आकांक्षाएं, रीजनल एस्पिरेशंस। कल की वीडियो में हमने पढ़ा था कि क्षेत्रवाद क्या है, इसके कारण क्या है, इसके दुष्प्रभाव और इन दुष्प्रभावों से कैसे निपटा जा सकता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आज हमने करना है कि क्षेत्रवाद के बारे में हमारी लोकतांत्रिक सरकार का क्या रवैया रहा है और कौन कौन से ऐसे तनाव के क्षेत्र रहे हैं जिनसे निपटने में सरकार को काफी प्रयास करने पड़े, और उनके कारण तो हम कल वाली वीडियो में पढ़ ही चुके हैं। तो आइए चैप्टर को शुरू करते हैं। इसमें हमने बताया गया है कि क्षेत्र और राष्ट्र, जैसा कि आपको पता है, जो 1980 का दशक था उसमें स्वायत्तता की मांग के दशक के रूप में भी जाना गया। एक नंबर में आ जाता है कई बार। 1980 के दशक को स्वायत्तता की मांग के रूप में भी जाना गया। देश में तरह तरह से अलग अलग जगहों में अपनी स्वायत्तता के लिए आंदोलन किए गए। स्वायत्तता होता है अपने निर्णय खुद लेने की शक्ति। जब कोई भी क्षेत्र या जब कोई भी संस्कृति देश के अंदर अपने आप को ठगा सा महसूस करती है या उसको लगता है कि हमारा तरफ केंद्र सरकार ध्यान नहीं दे रही है, तो वो अपनी मांगे मनवाने के लिए देश की सरकार के खिलाफ आंदोलन करते हैं और अपनी संस्कृति को बचाए रखने के लिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए तरह तरह से आंदोलन करते हैं। इन आंदोलनों को सही करने के लिए, इन आंदोलनों से बचने के लिए सरकार ने समय समय पर बातचीत का रास्ता अपनाया है और लोकतंत्र में इस बात का खास ध्यान रखा गया है कि संवैधानिक सीमाओं के रहते हुए इस तरह की समस्याओं से निपटा जाए। तो आगे बात आती है कि भारत सरकार का रवैया कैसा रहा। भारत सरकार का रवैया शुरू से ही विविधता के बारे में ये रहा है कि हमारे देश की सांस्कृतिक विशिष्टता बनी रहनी चाहिए और उसमें राष्ट्र की एकता के साथ साथ लोगों की विविधता का भी ध्यान रखना है। और उसके साथ साथ विविधता के सवाल पर भारत सरकार ने हमेशा ही लोकतांत्रिक दृष्टिकोण अपनाया है। भारत सरकार ने कभी भी क्षेत्रवाद को पनपने से रोकने के लिए ऐसे प्रयास नहीं किए हैं जब तक वो संतुलित रहा है। अगर जब तक अलगाववाद की भावना नहीं आई है तो अपनी क्षेत्रीयता का विकास करने का, अपने राजनीतिक दल बना करके वहां के लोगों की समस्याओं को केंद्र के सामने उठाने की पूरी छूट दी जाती रही है। तो इस तरह से लोकतांत्रिक राजनीति का अर्थ यह भी है कि क्षेत्रीय मुद्दों और समस्याओं पर नीति निर्माण की प्रक्रिया में समुचित ध्यान दिया जाना चाहिए। ये तो हुआ हमारी सरकार का, भारत सरकार का रवैया क्षेत्रवाद के बारे में कि देश की एकता के साथ साथ क्षेत्रीय समस्याओं की तरफ भी सरकार को पूरा ध्यान देना चाहिए और प्रत्येक क्षेत्र को अपनी सांस्कृतिक विविधता बनाए रखने का पूरा अधिकार मिलना चाहिए। जैसे यूरोप महाद्वीप के देशों में, वहां पर लोकतंत्र के लिए विविधता को खतरा माना जाता है, लेकिन हमारे देश में उसके विपरीत है। हमारे देश में विविधता को लोकतंत्र के लिए जरूरी माना है और ये कहा है कि विविधता में एकता बनाए रखना ही लोकतंत्र, सच्चे मायने में लोकतंत्र की निशानी है। तो फिर हमारे देश में तनाव के दायरे कहाँ कहाँ रहे। सबसे पहली बात तो जम्मू कश्मीर में, जैसे कि आपको आए दिन सुनने को मिल जाता है, कभी आतंकवादी घुसपैठ होती है, कभी सीमा पार से गोलाबारी होती है। तो एक तो जम्मू कश्मीर का ऐसा स्थान रहा है जहां पर हमेशा ही तनाव बना रहता है, अलगाववाद की मांग उठती रहती है। दूसरी तरफ पूर्वोत्तर के राज्यों में, जैसे नागालैंड में, मिजोरम में, वहां पर भी लोगों ने अपने मांगों को सरकार के सामने रखा और बातचीत के जरिए उन मांगों को सुलझा लिया गया। और अगर देखें हम दक्षिण भारत में, द्रविड़ आंदोलन के माध्यम से वहां पर अलग से एक शांतिपूर्ण आंदोलन रहा। एक्चुअली जो द्रविड़ आंदोलन था वो हमेशा ही शांतिपूर्ण रहा। लोकतंत्र के दायरे में रहकर ही उन लोगों ने अपनी बातें मनवाने के लिए प्रयास किए। तो द्रविड़ आंदोलन की मुख्य खास बात ये थी कि उन्होंने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता के साथ साथ अपने क्षेत्रीय गौरव की बातों को ज्यादा बलशाली तरीके से उठाया था।
ऐसे ही भाषा के आधार पर भी बहुत सारे तनाव के क्षेत्र रहे हैं। जैसे प्रारंभ में ही आंध्र प्रदेश में भाषा के आधार पर सबसे पहले 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का निर्माण किया गया था। फिर 1956 में भाषा के आधार पर ही 14 और राज्यों का निर्माण किया गया था। भाषा के आधार पर इसके बाद भी राज्यों का निर्माण होता रहा है। जैसे कि पंजाब में 1950 के दशक के उत्तरार्ध में ये मांग उठने लगी थी कि पंजाब सिर्फ पंजाबी भाषी लोगों के लिए होना चाहिए, तो इसलिए 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना, पंजाब से अलग होकर के, और एक राज्य हिमाचल प्रदेश बना। तो इस तरह से क्षेत्रीय आधार पर, भौगोलिक आधार पर भी अपनी अलग से स्वायत्ता की मांग उठती रही है। जैसे उत्तराखंड है, ये भौगोलिक पहाड़ी क्षेत्र को उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया है। 2000 में उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्य बनाए गए थे। अब इस तरह से हमारे देश में राज्यों की संख्या 28 है। और अभी फिलहाल अगर हम देखें 2-4 साल पहले जून 2014 में एक तेलंगाना स्टेट का निर्माण हुआ है। लेटेस्ट अगर हम राज्य के निर्माण की बात करें तो 2014 में तेलंगाना राज्य का निर्माण हुआ है। और ये राज्यों के निर्माण है वो एकाएक तो हो नहीं जाते हैं, उनके लिए कोई ना कोई संघर्ष करता है, मांग करता है, आंदोलन करता है, तनाव होता है, फिर सरकार अपने बातचीत के माध्यम से या जो भी रास्ता उनको संवैधानिक लगता है उस तरीके से राज्य का निर्माण कर देता है। लेकिन ये समस्या का एकमात्र समाधान नहीं है कि जहां कहीं भी मांग उठे उसको एक राज्य का दर्जा दे दिया जाए। राज्यों को भी इस बारे में समझना चाहिए कि राष्ट्र की एकता पहले है और क्षेत्रीय विविधता बाद में है। तो चलिए अब इन जहां जहां के क्षेत्र मैंने अभी तनाव के दायरे आपको बताए हैं उनके बारे में अलग अलग करके पढ़ते हैं। पहले हम जम्मू कश्मीर के बारे में पढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर में पहले तो ये बता दूं कि जम्मू कश्मीर मोटे तौर पर 3 क्षेत्रों में बटा हुआ है। एक तो जम्मू कश्मीर का इलाका है जिसमें ज्यादातर मुस्लिम है और कुछ कश्मीरी हिंदू भी हैं और ज्यादातर लोग कश्मीरी भाषा बोलते हैं। दूसरा इलाका है जम्मू, जो पहाड़ी और मैदानी दोनों तरह का उसमें सम्मिश्रण है और वहां पर ज्यादातर हिंदू, मुस्लिम और सिख तीनों समुदाय के लोग रहते हैं। और तीसरा हमारा इलाका है जम्मू कश्मीर में लद्दाख। लद्दाख में ज्यादातर लोग बौद्ध हैं और मुस्लिम हैं और ये एक पहाड़ी इलाका है। ये एक आमतौर पर अगर कहा जाए तो ये एक पिछड़ा हुआ इलाका है। तो इस तरह से हमारे जम्मू कश्मीर में 3 इलाके हैं। अब तो मैं पहले आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि वर्तमान स्थिति क्या है। वर्तमान में जम्मू कश्मीर राज्य को राज्य का दर्जा हटा करके 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं। एक केंद्र शासित प्रदेश तो कश्मीर और जम्मू को मिला करके बनाया गया है और एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख बनाया गया है। अब 6 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 को हटा दिया गया और उसके बाद जो स्पेशल दर्जा दिया हुआ था जम्मू कश्मीर को, आर्टिकल 70 के तहत स्पेशल दर्जा दिया हुआ था, अब उस आर्टिकल को हटा दिया गया है क्योंकि ये एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर था और प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के द्वारा इसे खत्म कर दिया गया है। अब जम्मू कश्मीर एक राज्य नहीं है, जम्मू कश्मीर में अब 2 यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है। गॉट इट? तो चलो ये तो होगी वर्तमान की बात। अब फिर से पीछे चलते हैं कि जम्मू कश्मीर में क्या मसला था। जम्मू कश्मीर जो स्टेट है वहां समस्या कैसे उत्पन्न हुई। जैसे ही हमारा देश आजाद हुआ तो उस समय के जो लास्ट में जो अंतिम वायसराय थे, कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है, अंतिम वायसराय थे माउंटबेटन। अंतिम वायसराय कौन थे? माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। तो उन्होंने ये कहा था कि जो भी अगर पाकिस्तान में मिलना चाहे, कोई भी उस समय के जो रजवाड़े हैं, चाहे तो पाकिस्तान में मिल जाए, चाहे हिंदुस्तान में मिल जाए, और चाहे तो वो अपने अलग भी रह सकते हैं। तो जम्मू कश्मीर बिल्कुल अलग था, ऊपर का क्षेत्र था। वहां के जो राजा हरि सिंह थे उन्होंने कहा कि हमें न पाकिस्तान में मिलना है और न ही हमें भारत में मिलना है। लेकिन वहां की ज्यादातर जनसंख्या मुस्लिम थी, इसलिए पाकिस्तान चाहता था कि जम्मू कश्मीर पाकिस्तान का भाग बन जाए। 1947 में ही
पाकिस्तान ने वहां के जो कबायली थे, वहां के जो रहने वाले नेटिव लोग थे, उनसे हमला करवा दिया और वो काफी सारे हिस्से को घेरते हुए जम्मू तक आने की फिराक में थे। तो उस दौरान जो जम्मू कश्मीर का राजा था हरि सिंह, वो भारत के पास, नेहरू के पास मदद मांगने के लिए आया और नेहरू जी ने उसको इन शर्तों पर मदद दी कि जो विलय का जो हस्ताक्षर पत्र है उसके ऊपर हस्ताक्षर कर दीजिए, यानी कि जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ असर्शन है, भारत में मिलने के लिए एक पत्र पर हस्ताक्षर करवाए गए थे राज्यों से, राजाओं से। तो उस पत्र पर हस्ताक्षर कर दीजिए तो हम जम्मू कश्मीर की मदद करेंगे। हरि सिंह ने उस प्रपत्र के माध्यम से जम्मू कश्मीर भारत को दे दिया, यानी भारत संघ में विलय कर दिया। और उसके बाद भी पाकिस्तान उसके ऊपर अपना हक जताता रहा है और पाकिस्तान के हिस्से में भी कुछ जम्मू कश्मीर चला गया है, हम उसे पाक अधिकृत कश्मीर कहते हैं। और जो हमारे हिस्से में जो जम्मू कश्मीर का इलाका है वो है तो हमारा, क्योंकि उस प्रपत्र के द्वारा हरि सिंह ने भारत संघ में विलय कर दिया था जम्मू कश्मीर का, लेकिन वहां का जो पाकिस्तानी है वो उसे भारत अधिकृत कश्मीर कहते हैं। तो कश्मीर में अलगाववाद की भावना आए दिन उठती रहती हैं और वहां की राजनीति, ये सिर्फ क्षेत्र का मामला नहीं था, ये राजनीति का मामला भी था। उस दौरान जो शेख अब्दुल्ला थे वो किसी भी तरह से राजा की सत्ता को हटा करके वहां पर अलग से सरकार बनाना चाहते थे और फिर वहां पर जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए और शेख अब्दुल्ला को वहां का प्रधानमंत्री बनाया गया। ध्यान रखने की बात है, जम्मू कश्मीर में प्रारंभ में जो भी, वैसे तो राज्य में मुख्यमंत्री होता है, लेकिन जम्मू कश्मीर में उस पद का नाम पहले प्रधानमंत्री था, बाद में मुख्यमंत्री किया गया था। अब तो वहां पर मुख्यमंत्री ने, वहां पर अब तो राज्यपाल ही होता है क्योंकि वहां पर केंद्र शासित प्रदेश बन गया, लेकिन बीच के दौर में वहां मुख्यमंत्री रहा है। प्रारंभ में प्रधानमंत्री का पद था वहां पर। तो उस दौरान फिर एक 1950 के दशक में, लगभग 1954 में धारा 370 में लिखा गया कि 1950 के, आई एम नॉट श्योर कि 1950 या 1954 में हुआ था, धारा 370 में लिखा गया, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर था और उसके आधार पर जम्मू कश्मीर को अलग से स्पेशल स्टेट का दर्जा दिया गया था। आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A के अनुसार जम्मू कश्मीर का अपना अलग एक संविधान है, उनका अपना एक झंडा है और जो भी भारतीय संसद में जो कानून पास होते हैं वो यूं के यूं जैसे बाकी पूरे देश में लागू होते हैं वो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते थे। जम्मू कश्मीर की विधानसभा से पास होते थे तभी वो कानून जम्मू कश्मीर में लागू होते थे। तो अब वहां पे राजनीतिक विवाद कैसे था, बाहरी और आंतरिक विवाद, दो तरह के विवाद थे वहां पर। बाहरी विवाद तो पाकिस्तान की तरफ से था क्योंकि पाकिस्तान उस पर अपना अधिकार जताता रहा है, और आंतरिक विवाद था आर्टिकल 370 के लिए। आर्टिकल 370 के जो विरोधी हैं वो तो यही कहते थे कि आर्टिकल 370 लगने से जम्मू कश्मीर भारत से कट गया है, वो अपने आप को बिल्कुल अलग मानने लगे हैं, तो इसलिए धारा 370 को हटा दिया जाए। लेकिन धारा 370 के जो समर्थक लोग थे वो भारत सरकार की आलोचना करते हैं। उनका कहना है कि जब जम्मू कश्मीर बनाया गया तो ये शर्त रखी गई थी कि जम्मू कश्मीर में जनमत संग्रह करवाया जाएगा, लोगों से पूछा जाएगा वो कहाँ मिलना चाहते हैं, लेकिन वो जनमत संग्रह आज तक नहीं करवाया गया है क्योंकि वहां पर ऐसी परिस्थितियां ही नहीं बनने दी पाकिस्तान ने। दूसरी बात ये थी कि जो धारा 370 है उसमें फुल फ्लैश जो शक्तियां दी गई है जम्मू कश्मीर को, भारत सरकार ने उसको सही तरीके से अमल में नहीं लाने दिया। तीसरा जो उनका ब्लेम है, जो आरोप लगाते हैं, वो ये कहते हैं कि जो बाकी पूरे देश में जो लोकतंत्र है, संस्थागत लोकतंत्र है, उस तरह का लोकतंत्र जम्मू कश्मीर में नहीं पनपने दिया जा रहा है। आए दिन वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू हो रहा है। तो जो धारा 370 के समर्थक हैं, जो जम्मू कश्मीर को अलग से स्टेटस बनाए रखने के समर्थक हैं, वो इस तरह की बातें करते हैं। फिर बात आती है कि 1948 के बाद की राजनीति कैसे रही।
1948 में शेख अब्दुल्ला, जिसने नेशनल कॉन्फ्रेंस बनाई थी, उसकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ भी नहीं बनती थी, वो वहां का प्रधानमंत्री बन गया। 1953 में शेख अब्दुल्ला को पद से हटा दिया गया और उसके बाद 1974 में दोबारा से इंदिरा गांधी के साथ उसने साठगांठ की शेख अब्दुल्ला ने, और 1972 में फिर से वहां का मुख्यमंत्री बन गया आपकी बार में। फिर 1977 में वहां पर चुनाव हुए जम्मू कश्मीर में, और नेशनल कॉन्फ्रेंस को बड़ी बहुमत से जीत मिली, और 1982 में उनकी मृत्यु के पश्चात उनके बेटे फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बन गए थे। 1987 में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने मिलकर के वहां सरकार बनाई। ऐसे ही 2002 में भी पीडीपी और कांग्रेस, पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी, जो मुफ्ती मोहम्मद हैं उनके द्वारा जो बनाई गई पार्टी थी पीडीपी। उसके बाद फिर ये 2014 में पीडीपी और भाजपा के नेतृत्व में सरकार बनी थी, लेकिन उस दौरान फिर देखिए उसके बाद तो ज्यादातर राष्ट्रपति शासन ही रहा। भाजपा और पीडीपी में भी आपस में फूट पड़ गई थी, और 2019 में तो आपको पता ही है आर्टिकल 370 हटा दिया गया, वहां राज्य का दर्जा ही खत्म कर दिया। तो इस तरह से फिर वहां पर राज्य विधानसभा के चुनाव तो होंगे जब कभी भी स्थिति बहाल हो जाएगी। जैसे कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन वहां पर विधानसभा भी है, ऐसे ही जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा है, लेकिन अभी वहां पर चुनाव होना संभव नहीं है, क्योंकि अब पीछे वहां के काफी सारे जो नेता थे जो उग्रवाद को पनाह दे रहे थे, उनको नजरबंद किया गया था। अब धीरे धीरे करके उन नेताओं को मतलब नजरबंदी हटा ली गई है, और देखते हैं जब भी वहां पर शांति की स्थापना होगी तो वहां पर चुनाव भी कराए जाएंगे। तो इस तरह से जम्मू कश्मीर में बार बार अलगाववाद की भावना उठती रही है। आपने देखा होगा कभी सेना पर पथराव कर दिए जाते हैं, अलग से राज्य बनाने की मांग उठती रहती है, भेदभाव के नारे लगाए जाते हैं, और पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी वहां पर आए दिन घुसपैठ करते रहते हैं और वहां के जो जनजीवन है उसको प्रभावित करते रहते हैं। तो इस तरह से जो जम्मू कश्मीर का मुद्दा है वो एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है, अभी भी ये ज्वलंत है ये विषय, और वहां पर शांति बहाली के लिए भी बार बार प्रयास किए जाते रहे हैं। तो आइए आगे हम पढ़ते हैं द्रविड़ आंदोलन के बारे में, जो तमिलनाडु से शुरू हुआ था। द्रविड़ आंदोलन। द्रविड़ आंदोलन 19वीं शताब्दी में तमिलनाडु में ईवी रामास्वामी नायकर, जो पेरियार के नाम से भी जाने जाते थे, 19वीं सदी के लास्ट में ईवी रामास्वामी नायकर, जो पेरियार के नाम से भी जाने जाते थे, उन्होंने तमिलनाडु में एक आंदोलन शुरू किया, द्रविड़ आंदोलन। और इसमें वो चाहते थे कि जो ब्राह्मणों का ज्यादा आधिपत्य है हर चीज के ऊपर वो खत्म हो। हिंदी भाषा की जगह पर अंग्रेजी भाषा का समर्थन किया उन्होंने, और उन्होंने कहा कि उन्होंने सामाजिक आर्थिक राजनीतिक समानता के साथ साथ क्षेत्रीय गौरव पर भी बल देने के लिए आंदोलन किया था। फिर द्रविड़ मुनेत्र कशगम 1949 में सीएन अन्नादुरई ने डीएमके की स्थापना की, द्रविड़ मुनेत्रम कशगम की स्थापना की, और उन्होंने 1967 में इस दल ने कांग्रेस के दिग्गज नेता के कामराज को हराया, और तमिलनाडु में देश में पहली बार ऐसा हुआ था कि 1967 के चुनाव में तमिलनाडु एक ऐसा राज्य था जहां पर बिना कांग्रेस के समर्थन के सरकार बनी थी, और वो बनाई थी डीएमके ने। जब पूरे देश में कांग्रेस का बोलबाला था, उस दौरान भी तमिलनाडु में जो द्रविड़ आंदोलन के जो दल बने थे डीएमके, उसका वहां पर सरकार बनी थी। फिर डीएमके की 3 मांगे थी। एक तो जो कल्लाकुड़ी रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदल करके कांग्रेस के टाइम में वहां पर रख दिया गया था डालमिया नगर, लेकिन उन्होंने आंदोलन किया कि कल्लाकुड़ी का नाम दोबारा से यही रखा जाना चाहिए, क्योंकि इस तरह से नाम बदलने को वो मानते थे दक्षिण
तमिलनाडु के लोग मानते थे कि उत्तर भारत के आधिपत्य स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी उनकी मांग थी स्कूली पाठ्यक्रम में तमिल संस्कृति पर बल दिया जाना चाहिए। और तीसरी उनकी मांग थी शिल्पकर्म शिक्षा कार्यक्रम का विरोध। शिल्पकर्म शिक्षा कार्यक्रम के विरोध में उन्होंने जो ब्राह्मणवाद की संस्था वहां पर प्रचलित थी उसका विरोध किया था। और 1965 में उन्होंने हिंदी विरोधी आंदोलन भी चलाए। वो हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के विरोध में थे और अंग्रेजी को राजकाज की भाषा बनाने के समर्थन में थे। फिर 1972 में डीएमके में फूट पड़ गई। डीएमके दो भागों में बट गया, एक तो डीएमके और दूसरा एआईएडीएमके, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्रम कशगम। ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्रम कशगम। तो इस तरह से ये फिर दो धड़ों में बट गया था और इसने केंद्रीय राजनीति में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। 1999 में जब इसकी नेता जयललिता थी, एआईएडीएमके की नेता जयललिता थी, तो उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में समर्थन दिया था। लेकिन कुछ समय के बाद ही आपसी पार्टियों में अंतर विरोध के कारण जयललिता ने समर्थन वापस ले लिया और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई थी, दोबारा से चुनाव करवाने पड़े थे। तो एआईएडीएमके तमिलनाडु में तो एक बहुत शक्तिशाली दल है ही, केंद्र में भी, लोकसभा में भी ये अपनी हर साल, हर बार, हर चुनाव में अपनी कुछ ना कुछ सीटें जरूर निकाल जाता है। हालांकि इसका क्षेत्र दायरा तमिलनाडु तक या फिर लोकसभा में तमिलनाडु से सीटें आती हैं, बाकी के राज्यों में इतना ज्यादा नहीं बढ़ पाया है। और इस आंदोलन की एक खास बात ये थी कि इन्होंने कभी भी सशस्त्र संघर्ष का रास्ता नहीं अपनाया। इन्होंने रैलियों के द्वारा, इन्होंने अपने मीटिंग्स के द्वारा, चुनावी घोषणाओं के द्वारा अपनी बातें मनवाने की कोशिश की है। कभी भी हिंसक नहीं रहा है ये आंदोलन। तो इस तरह से ये द्राविड़ आंदोलन था जो तमिलनाडु में चला गया। इसकी ये कुछ विशेष मांगी थी। अब बात आती है सिक्किम का विलय। सिक्किम का नक्शे में आपको पता होगा, सिक्किम नेपाल, एक तरफ नेपाल लगता है, एक तरफ भूटान है, ऊपर की तरफ चाइना है। एक छोटा सा राज्य है, बहुत ही ब्यूटीफुल स्टेट है सिक्किम। सिक्किम एक्चुअली अंग्रेजों के अधीन नहीं था, तो इन्होंने, कई जो लोग थे वहां पर, नेपाली लोग काफी थे, उन्होंने कहा कि, कई लोगों ने कहा कि सिक्किम को भारत का अंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिक्किम भारत का अंग पहले भी नहीं था, न अंग्रेज सरकार के अधीन था। वहां के राजा चोग्याल थे जो कि वहां के तंत्र को संभाल नहीं पा रहे थे और उनके ऊपर आरोप लग रहे थे कि वो लेपचा भूटिया, जो कि वहां पर अल्पसंख्यक हैं, उनका शासन जनता के ऊपर थोपना चाहते हैं। तो वहां पर आपस में मनमुटाव था। तो उसी दौरान ये कांजी लोदुप दोरजी ने सिक्किम में लोकतंत्र बहाली के लिए मांग उठाई। उन्होंने सिक्किम कांग्रेस का गठन किया। 1962 में सिक्किम कांग्रेस की स्थापना हो गई थी। 1974 में पहले आम चुनाव हुए सिक्किम में, और जो सिक्किम कांग्रेस थी वो विजय रही। सिक्किम कांग्रेस ऐसी, सिक्किम कांग्रेस वहां पर विजय रही। और 1975 में सिक्किम में जनमत संग्रह करवाया गया और लोगों ने भारत के पक्ष में विलय होने के लिए मतदान किया। तो इस तरह से 1975 में सिक्किम को भारत संघ का अंग बना लिया गया और 22वां राज्य बना लिया। 1975 में सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। एक और स्टेट के बारे में पढ़ लेते हैं हम, गोवा का विलय, गोवा की मुक्ति। आपको पता होगा कि 16वीं सदी के से ही गोवा, दमन और दीव पुर्तगाली शासन के अधीन थे। अंग्रेज तो यहाँ से शासन छोड़कर चले गए थे 1947 में, लेकिन पुर्तगालियों ने अपना आधिपत्य अभी भी गोवा, दमन और दीव पर बना रखा था। आपसी बातचीत के द्वारा समस्या सुलझाने की कोशिश की गई, लेकिन पुर्तगाली नहीं माने। तो 1961 में भारत सरकार को गोवा की मुक्ति के लिए सेना भेजनी पड़ी और 2 दिन की लड़ाई के बाद गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त करा लिया गया। तो गोवा पुर्तगालियों से मुक्त हुआ 1961
1961 में 1961 में गोवा पुर्तगालियों से मुक्त हुआ और गोवा को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। लेकिन वहां पर भी दो भाषा बोलने वाले लोग थे। एक तो मराठी थे जो चाहते थे कि गोवा को महाराष्ट्र में विलय कर दिया जाए, और दूसरे थे कोंकणी भाषा बोलने वाले लोग। तो उस तरह से दो पार्टी थी वहां पर, महाराष्ट्रियन गोवन पार्टी, और दूसरी थी वहां पर यूनाइटेड गोवा पार्टी। यूनाइटेड गोवा पार्टी गोवा को अलग से राज्य बनाने की मांग कर रही थी, और महाराष्ट्रियन जो गोवा पार्टी थी वो गोवा को महाराष्ट्र का अभिन्न अंग बनाने की कोशिश कर रही थी। तो इस तरह से गोवा 1967 में गोवा में जनमत संग्रह करवाया गया, और जनमत संग्रह भारत संघ में 1987 में गोवा का भारत संघ में विलय कर दिया गया, यानी भारत संघ का राज्य बना दिया गोवा को। 1987 में गोवा को भारत संघ का राज्य बना दिया। एक एक नंबर में बहुत बार आते हैं इस तरह के क्वेश्चंस कि गोवा को पुर्तगालियों से आजादी 1961 में मिली, केंद्र शासित प्रदेश बना, जनमत संग्रह करवाया, और 1987 में गोवा को भारत संघ का एक राज्य बना दिया गया था। ऐसे ही सिक्किम में कांजी लोधुप दोरजी जो सिक्किम के नेता थे, लोकतंत्र बहाली के लिए जिन्होंने आंदोलन किया था, उन्होंने ही सिक्किम कांग्रेस पार्टी का गठन किया था। 1974 में चुनाव में जीते, जनमत संग्रह करवाया, और 1975 में सिक्किम को एक संपूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया था। तो इस तरह से ये आंदोलन हुए हैं। क्षेत्रवाद के बारे में भी है, भारत संघ में मिलाने के बारे में भी है। तो इनमें से 1-2 नंबर में क्वेश्चन आता है, और 4 नंबर में क्वेश्चन आपको आ सकता है या तो जम्मू कश्मीर स्टेट से टिप्पणी लिखो या नोट लिखो, या फिर पंजाब स्टेट से। पंजाब से हम कल पढ़ेंगे पंजाब के बारे में, और जो 1-2 बातें रहती है पूर्वोत्तर के राज्यों के बारे में, जैसे नागालैंड कैसे राज्य का दर्जा मिला, और मिजोरम को राज्य का दर्जा किस प्रकार से मिला, इसके बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट करना है।